मालिक नाइट ड्यूटी करता था। रात होती तो मुझे मालकन के पास सोना पड़ता। मैं भी इनकार न करती क्योंकि मालकन रात सोने के पैसे अलग से अदा करती थी। मालिक भी कभी कभी 500 पकड़ा देता। एक रात मालकन ने मुझे दूध पिलाकर जल्दी सुला दिया। आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए कि मालिक अभी मुझे इस बंगले में काम करते हुए बस 1 महीना ही हुआ था जब मालिक की एक नई फरमाइश ने मुझे हैरत में डाला। कहने लगे, आज के बाद रात तुम्हें हमारे घर पर ही गुजारनी पड़ेगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मेरी अम्मा तो कभी भी मुझे ऐसी इजाजत न देती। अम्मा ने बड़ी मजबूरी के तहत मुझे काम करने की इजाजत दी थी। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद तो मेरी अम्मा ने ही घरों में मुलाजमत शुरू की थी, लेकिन फिर उन्हें एक बंगले का काम मिल गया जिसकी तनख्वाह इतनी माकूल थी कि उन्हें कहीं और काम करने की जरूरत ही पेश नहीं आई। लेकिन अम्मा की बीमारी ने इस नौबत तक पहुंचा दिया कि वो घर की होकर रह गई थी। उनके जोड़ों और घुटनों में बहुत दर्द रहता था। चलता फिरना मुहाल हो गया था, इसलिए मुलाजमत का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। घर में मेरे और अम्मा के अलावा मेरी 2 छोटी बहनें थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। घर का सारा काम काज मैंने संभाल रखा था। पहले तो अम्मा चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरा कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए और वो मेरी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाएं। लेकिन फिर उनकी बीमारी की वजह से मैंने खुद ही अम्मा से कहा कि जिस घर पर वो मुलाजमत करती हैं वहाँ मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। घर का खर्चा भी तो चलाना था। डॉक्टर अम्मा से कह चुके थे कि अगर उन्होंने घर के काम काज ना छोड़े तो वो बिल्कुल ही बिस्तर पर आ जाएंगी। मेरी अम्मा ने बड़ी मजबूरी के तहत मुझे ये मुलाजमत करने की इजाज़त दी थी। मैं सुबह 7 बजे जाती थी और रात के 7 बजे लौट आती थी। और जब मैं घर आती तो अम्मा घर का दरवाज़ा खोले गली पर ही नजरें जमाए मुझे नजर आती थी। जाहिर है मेरी माँ को मेरी फिक्र सताती थी कि मेरे बच्चे अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे। जब तक मैं घर नहीं चली जाती थी मेरी माँ को एक पल भी चैन नहीं आता था। अभी मुझे एक ही माँ हुआ था काम करते हुए कि जब मालिक ने कहा कि मुझे रात को भी उनके घर पर रुकना पड़ेगा। ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा, मालिक ये तो नामुमकिन सी बात है। मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी। मैं क्यों आपके घर पे रुकूं? और मेरी वालिदा तो कभी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देंगी। मालिक कहने लगे कि उनकी बीवी कई साल बाद उम्मीद से हुई है और वो बेएहतियाती नहीं चाहते। उनके काम की नौयत ऐसी है कि वो रात भर ड्यूटी देते हैं और सुबह ही वापस लौटते हैं। और रात को अगर उनकी बीवी को किसी काम की ज़रूरत पड़ी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? फिर वो अपनी बीवी को इस हालत में तन्हा भी तो नहीं छोड़ना चाहते थे। और मैं उनकी बाएतमाद मुलाजमा की बेटी हूँ। ये सुनकर मैं कुछ मुतज़ब्ज़ब सी हो गई थी। मालकन के चेहरे से भी लग रहा था कि जैसे वो नकाहत का शिकार हैं। बेशक उनकी मजबूरी अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन मैं रात नहीं गुजार सकती थी। इसीलिए मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि आप किसी और को रात की ड्यूटी के लिए रख लें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि मैं तुम्हें डबल तनख्वाह देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं फिर भी ना मानी। वो कहने लगे कि तुम्हारी मर्जी है, अगर मैं किसी को रात को ड्यूटी के लिए रखूंगा तो फिर दिन का काम भी मैं उसी मुलाजमा से करवाऊंगा। तुम अपने लिए दूसरी मुलाजमा ढूंढ लो। ये सुनकर मेरे तो असल में होश उड़ गए थे। जितने पैसे मालिक मुझे देता था इतने पैसे तो मैं 4 घरों में काम करके भी नहीं कमा सकती थी। फिर मेरी वालिदा मुझे यूँ 4 घरों में काम करने की इजाज़त कभी भी ना देती, क्योंकि यहाँ वो काफ़ी सालों से काम कर रही थी, इसीलिए उन्हें एतबार भी था। वो मुझे किसी भी नए घर में काम करने की इजाज़त कभी भी ना देती। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको कल बताऊंगी। यही बात जब मैंने घर जाकर अम्मा से कही तो मेरी माँ परेशान सी हो गई। कहने की मेरा दिल इस बात के लिए आमादा नहीं है कि मैं तुम्हें रात भर किसी के घर पर छोड़ूं, लेकिन ये भी एक सच है कि हमें इतनी तनख्वाह में कहीं और काम नहीं मिलेगा। फिर न जाने वो लोग कैसे हों कैसे ना हो, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, अम्मा, मालिक ने तो यही कहा है कि अगर मैंने रात की ड्यूटी ना दी तो दिन का काम भी छुड़वा देंगे। मेरी वालिदा कहने लगी कि अभी तो हमारे पास मालिक की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें इजाज़त दे देती हूँ। तुम रात भर ड्यूटी दे देना, लेकिन सब होते ही कुछ देर के लिए मेरे पास जरूर आना। ये ना हो कि तुम रात दिन वहीं गुजारो और पीछे माँ को पलट कर पूछो भी ना। मैंने कहा, आप कैसी बातें करती हैं? आप जानती हैं कि मुझे आपके बगैर वैसे भी नींद नहीं आती। वहाँ रहना मेरी मजबूरी है, जैसा कि आपका मुझे वहाँ मुलाजमत के लिए भेजना मजबूरी है। बहरहाल अगले रोज़ मैंने मालिक से कह दिया कि मेरे रात भर रुकने के लिए अम्मी मान गई हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। फौरन से उन्होंने जेब से पैसे निकाले और कहने लगी कि ये तुम्हारी पेश की तनख्वाह है। मैंने वो तनख्वाह ले ली और अपने पास रख ली। रात को मैंने मालकन को खाना उनके कमरे में ही दे दिया। मालकन अपने कमरे में ज़्यादातर वक्त गुजारती थी, बाकी पूरा दिन घर मैंने संभाल रखा था। मालिक खाना खाकर अपनी ड्यूटी पर चले जाते और मैं मालकन के पास आ गई। कुछ देर उनके पाँव दबाती रही और उससे इधर उधर की बातें करती रही। कमरे में फुल एसी ऑन था। वो कहने लगी, तुम यही मेरे पास सो जाओ। मैंने तकिया उठाया और ज़मीन पर लेटने लगी तो कहने लगी, ज़मीन पर रहने दो, तुम मेरे साथ बेड पर ही लेट जाओ। मैंने कहा, नहीं मालकन, हमें हमारी औकात में ही रहने दो।
वही बेहतर है। अच्छा नहीं लगता कि मैं मालकन के बराबर में सोऊं। ये कहकर मैंने तकिया जमीन पर रखा और जमीन पर ही लेट कर सो गई। लेकिन मुझे लगा जैसे आधी रात को कमरे का दरवाजा खुलकर बंद हुआ हो। कमरे में मेरे और मालकन के अलावा तो कोई नहीं था, और इस वक्त कमरे में था भी खूब अंधेरा। पहला शुबह मुझे ये हुआ कि जैसे मालकन कमरे से बाहर गई हूँ, लेकिन मालकन कमरे से बाहर निकलती ही नहीं थी। उन्हें तो डॉक्टर ने सख्ती से चलने फिरने से मना किया था। और दूसरा शुबह ये भी हुआ कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है, लेकिन कमरे में कौन आ सकता था? घर में मेरे और मालकन के अलावा तो कोई भी नहीं था। साहब तो ड्यूटी पर जाते थे और सुबह ही लौटते थे। मैं और मालकन के अलावा घर में सिर्फ एक चौकीदार था जिसकी ड्यूटी गेट पर थी। वो तो दिन में भी घर के अंदर कभी नहीं आया था, बस मेन गेट तक ही रहता। मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ था, लेकिन मैं कुछ खौफजदा सी हो गई थी। अभी मैं यही समझ नहीं पाई थी कि कमरे में कोई गया है या आया है कि मुझे सरगोशियों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे बातें कर रहा हो। अब मैं उठकर बैठ भी नहीं सकती थी। न जाने कौन था कौन नहीं, और कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो अपनी वालदा के बगैर मैं पहली बार कहीं रात रुकी थी, और फिर ये पहली ही रात जो कुछ हो रहा था मेरी अक्ल से बालातर था। मेरा जी न जाने क्यों घबराने लगा। कुछ देर के बाद मुझे दोबारा दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। इसके बाद कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई थी, लेकिन मेरी आंखों से तो गोया नींद गायब हो चुकी थी। सुबह तक मैं जागती रही। जैसे ही कमरे में सुबह की रोशनी छाई तो मैं उठकर देखा तो मालकन तो बेखबर अपने बेड पर सो रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। किचन में आकर मालकन के लिए नाश्ता बनाते हुए मेरा दिमाग मुसलसल रात वाले वाक़े पर भी अटका हुआ था। कौन था जो कमरे में दाखिल हुआ था? कौन था जो सरगोशियों में बातें कर रहा था? और किससे बातें कर रहा था? क्या मालकन से? फिर मुझे ये ख्याल आने लगा कि हो सकता है कि मालिक रात को जल्दी वापस आ गए हों, वो मालकन को देखने आए हों और उन्होंने ही मालकन से सरगोशी में बातें की हों। ये भी मुमकिन था, लेकिन मुझे अपनी सोच की तरदीद उस वक्त करनी पड़ी जब मेन डोर की बेल बजी। कुछ देर के बाद ही थके मांदे मालिक लाउंज में दाखिल हुए। उनके जूतों की चाप सुनकर मेरा ध्यान उनकी तरफ लगा था। वो किचन में आए, मुझे नाश्ता बनाते देखा तो कहने लगे, मेरे लिए भी नाश्ता बना दो। पूरी रात की ड्यूटी देकर मैं बेहद थक चुका हूँ, चाय ज़रा कड़क सी बनाना। उनकी बात सुनकर मुझे अपनी सोच की तरदीद करनी पड़ी। मैं तो ये सोच रही थी कि शायद मालिक ही रात को जल्दी आ गए होंगे, लेकिन अगर मालिक पूरी रात घर पर नहीं आए थे और अभी आए हैं तो रात को कमरे में कौन आया था? इस सवाल ने तो जैसे मुझे किसी जहनी इंतशार में मुब्तला कर दिया। मैं तो बेहद परेशान होकर रह गई थी। नाश्ता भी गैर दिमागी से बनाया। मालिक को मैंने नाश्ता टेबल पर रख कर दिया। मालकन के लिए ट्रे बनाना और उनके कमरे में ले गई। तब तक वो उठ चुकी थी, मुंह धोकर बैठी हुई थी। मैं नाश्ता उनके सामने रख दिया। मुझे कहने लगी, रात को तुम्हें नींद तो ठीक से आई ना? मैंने कहा, जी मालकन। मालकन कहने लगी, चलो अच्छी बात है, 10-9 महीने की मुश्किल है, इसके बाद तुम अपने घर चली जाना। वो मुझसे बड़े ही आम से लहजे में बात कर रही थी। वे कहने लगी, तुम खामखा ही ज़मीन पर लेट जाती हो, तुम मेरे साथ बेड पर लेट जाया करो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नौकर को, मुलाजिम को गुलाम या छोटा नहीं समझती। सब इंसान बराबर हैं। मालकन की सोच बहुत अच्छी थी। फिर मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं बेड पर लेट भी गई तो ये भी देख सकती हूँ कि कमरे में आता कौन है। इस सोच के तहत मैंने बेड पर लेटते हुए सोने की हामी भर ली। मालकन भी खुश हो गई। वो भी नाश्ता कर रही थी जब मैंने उनसे रात वाली बात का तस्करा कर दिया। मेरे मुंह से ये सुनकर उनके हाथ में पकड़ा बिस्किट छट करके चाय में डूब गया। चेहरे की रंगत एकदम बदल गई। मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं तो कमरे में कौन आ सकता है? कमरे में तो कोई भी नहीं आया, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। ये कहते हुए वो हाथ से अपने माथे पर नमूदार होने वाले पसीने को साफ करने लगी। मैं शायद उनकी बात पर यकीन कर भी लेती अगर उनके चेहरे पर इतनी बदहवासी ना चाहिए होती। अगली रात में मालकिन के साथ बेड पर लेट गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने की थी। असल में मैं नींद की बेहद कच्ची थी। जरा सी आहट पर भी मेरी आंख फौरन से खुल जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। मुझे लगा कमरे का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ। झट से मेरी आंखें खुल गई और मेरी नजरें कमरे के दरवाजे की जानिब ही उठी थी। कमरा बंद था। जब मैंने बराबर में देखा तो मालकन भी लेटी हुई थी। अब मैं दरवाजे को ही देख रही थी कि कमरे में बहुत अंधेरा था। थोड़ी देर के बाद मुझे कमरा दोबारा खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही मालकन का कमरा खुला, एक काला सा साया मुझे नजर आया। हालांकि कमरे में अंधेरा था, लेकिन कमरे के बाहर लाउंज की लाइट शायद जली हुई थी। तभी वो साया अंदर आता हुआ दिखाई दिया। साथ ही कमरा बंद हुआ। फिर मुझे लगा जैसे वो साया मालकन के करीब आ रहा है। फिर जो मेरी आंखों ने मंजर देखा तो मैं चकरा कर रह गई। कुछ देर के बाद वो साया कमरे से बाहर निकल गया और मैं यूं थी कि तर कांप रही थी। सुबह तक मुझे तेज बुखार हो चुका था और मैं पूरी की पूरी कपकपा रही थी। मुझे मेरी मालकन ने हिलाया तो मैं जरा सी आंखें खोली। उसने मेरी पेशानी पर हाथ रखा तो कहने की, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है।
پھر उसने अपने शौहर को पुकारा। मालिक भी कमरे में आ गए। वो कहने लगे इसकी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है। मालिक मुझे डॉक्टर पर ले गए और मुझे बुखार की दवा भी ले दी। कहने लगे कि तुम अपना ख्याल रखो क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे अलावा मेरी बीवी को संभालने वाला और कोई नहीं है। मैं मालिक को रात वाली बात बताना चाहती थी लेकिन मेरी जबान मेरा साथ ही नहीं दे रही थी। उस रात मालकन ने मुझे अपने रूम फ्रिज में से एक डब्बा निकाला और ग्लास में दूध डालकर कहने लगी इसे पी लो, मुझे तो पहले से बहुत कमजोरी लग रही हो। वो दूध पिया तो मैं गहरी नींद सो गई, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरा दिमाग पूरी तरह चकरा कर रह गया। मुझे कभी इतनी गहरी नींद नहीं आती थी, न जाने क्यों मैं आज रात बड़ी गहरी नींद सो गई थी। फिर तो ये सिलसिला शुरू होने लगा। रात को मालकन मुझे जबरदस्ती दूध का ग्लास पिलाती और मैं बेसुध सो जाती। एक बार मालकन ने जब मुझे दूध का ग्लास दिया तो मैंने बहाने से कमरे से बाहर आ गई, जाकर दूध सिंक में गिरा दिया और मालकन से कह दिया कि मैंने दूध पी लिया है। उस रात मुझ पर यह राज भी अफशा हो गया कि आखिर मालकन करती क्या थी। मालकन को ये लगा था कि मैं दूध पीकर नशे में सो चुकी हूँ, इसलिए उसने कमरे का नाइट बल्ब खुला रहने दिया। उस रात जो शख्स कमरे में दाखिल हुआ वो जवान सा लड़का था, जिसकी आमद पर मालकन उठकर बैठ गई और वो पूछने लगा ये लड़की होश में तो नहीं। मालकन ने कहा नहीं, मैंने इसे दूध में नशा दे दिया है, ये बिल्कुल बेखबर सो रही है। फिर मालकन उस नौजवान लड़के के साथ कमरे से बाहर जाने लगी। वो कहने लगा तुम्हारे शौहर ने ये क्या मुसीबत डाल रखी है, क्या जरूरत थी तुम्हारे लिए मुलाजमा रखने की, मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है। मालकन कहने लगी मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे शौहर ने मेरा ख्याल रखने के लिए इस मुलाजमा को रखा है। वो कहने लगा लेकिन मेरा काम तो मुश्किल कर दिया ना, चौकीदार को तो चलो मैं पैसों की लालच देकर आ जाता हूँ, लेकिन ये मुलाजमा अगर किसी दिन जाग गई तो हमारी शामत पक्की है। याद है उस दिन भी मैंने इसकी आंख की पुतलियां हिलती हुई देखनी थी। मैं समझ गया था कि ये सोई नहीं, इसीलिए मुझे डराना धमकाना पड़ा और अगले दिन ही इसको बुखार चढ़ गया। ये उस दिन की बात कर रहा था जब पहली बार मैंने साया सस के कमरे में देखा था, और इसके बाद उसने ये जाहिर किया जैसे कोई जिन भूत है। उसने अजीबोगरीब आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, जिसमें इतना खौफजदा हो गई थी कि मुझे सुबह तक बुखार चढ़ गया था। लेकिन अब मैं समझ गई थी कि वो कोई भूत नहीं था बल्कि ये नौजवान था। मैं समझ गई थी कि शायद मेरी मालकन का नौजवान से कोई गलत ताल्लुक है। रात को मालिक वैसे भी ड्यूटी पर होता है, शायद इसलिए ये शख्स इस औरत से मिलने आता है। अगले रोज़ मैंने सारी बात मालिक को बता दी, जिसे सुनकर वो बेहद परेशान हुए। फिर कहने लगे कि तुम मेरी मदद करो तो मैं नौजवान की हकीकत को भी जान सकता हूँ। मैंने कहा जैसा आप कहें। मालिक उस दिन ड्यूटी पर नहीं गए। जैसे ही मालकन वॉशरूम में गई मैंने मालिक को कमरे में बुला लिया। वो कमरे में एक कोने में छुपकर रात को मैं और मालकन बेड पर ही लेट गए। मालकन ने मुझे दूध पिलाना चाहा। मैंने उनके हाथ से गिलास पकड़ लिया और बहाने से उनके कमरे में रखे कचरे वाले बास्केट में डाल दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि इसमें नशा है। रात को जब वो नौजवान आया तो मालिक ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। मालकन का भी रंग फक हो गया। वो कहने लगा कि तुम कौन हो और मेरी बीवी को कहाँ लेकर जाते हो। वो शख्स कहने लगा तुम्हारी बीवी बांझ और ये औलाद पैदा नहीं कर सकती, लेकिन तुम इसे तलाक देने का कह चुके हो, इसीलिए ये झूठा औलाद होने का ड्रामा कर रही है। मैं इसका भाई हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं जानते, क्योंकि बचपन में ही मेरे वालिदैन ने मुझे मेरे चचा को दे दिया था। जब इस बात का मुझे इल्म हुआ कि तुम मेरी बहन को तलाक देना चाहते हो तो मैंने ही इसे ये ड्रामा करने के लिए कहा था, और मैं अब इसे एक ऐसी औरत के पास लेकर जाता हूँ जो कि बांझ औरतों का इलाज करती है, लेकिन वो रात को वजीफा करने के लिए कहती है, जो कि हमें इसके घर पर ही करना होता है। इसलिए मैं अपनी बहन को उस औरत के पास लेकर जाता हूँ ताकि ये सच में हामला हो जाए और तुम मेरी बहन को तलाक न दो, क्योंकि इसमें मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है। औलाद का होना ना होना तो अल्लाह के हाथ में है, मेरी बहन के हाथ में नहीं। मैं तो सिर्फ इसका घर बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर मालिक शर्मिंदा से हो गए और मालकन रोने लगी। मालिक ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, औलाद का होना ना होना अल्लाह के हाथ में है, मेरे और मेरी बीवी के हाथ में नहीं है। मैं इसे तलाक नहीं दूंगा।